हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 12th के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर साल आपके पेपर में पूछे जाते हैं। 70 में 70 नंबर इस बार आपको पक्का लेके आना है, 100% लेके आना है। ये मेरा टैगलाइन ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। इसको पूरी किताब के वो कौन से क्वेश्चन हैं जो कि ऑप्टिक्स से ज़्यादा आते हैं, ठीक है। ऑप्टिक्स के वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो कि हर साल आपके पेपर में पूछे आते हैं और पिछले साल 2024 में भी आपके वो पेपर में आए हुए हैं, ठीक है। तो उन क्वेश्चन पर आज हम बात करेंगे। तो अब हमारा पहला क्वेश्चन है, अगर कॉपी पेन लेके नहीं बैठे तो बैठ जाइए, इसको साथ साथ में नोट करते रहिएगा। तो इससे क्या होगा, आपकी अच्छी तरीके से तैयारी हो जाएगी और पेपर में अगर आप कहीं क्वेश्चन देखेंगे तो आपको झट से याद आ जाएगा कि मैंने इसको कहीं पर नोट किया था। फटाक से आप उसका झट से आंसर लिख देंगे। ये मेरे हैंड रिटन नोट्स है। अगर चैनल पर नया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं इस तरह की जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन हमारा, कांच के उत्तल लेंस को कांच से अधिक अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबाने पर उसकी फोकस दूरी तथा प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कांच के जो उत्तल लेंस होता है, आपने पढ़ा होगा उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस को कांच के अधिक अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोने पर, द्रव में किसी द्रव में डुबो देंगे तो उसकी फोकस दूरी तथा प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उसका आंसर आप बताएंगे, उसकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी। जो हमारा उत्तल लेंस होगा, अगर उसको हम कांच से अधिक अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबो देंगे तो उसकी जो फोकस दूरी होगी वो बढ़ जाएगी तथा जो उसकी प्रकृति होगी वो बदल जाएगी। फोकस दूरी बढ़ जाएगी और प्रकृति बदल जाएगी। अतः उत्तल लेंस अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। ये अति लघु में आपसे पूछा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले साल भी आया हुआ है, ठीक है। तो इसको आप अच्छी तरीके से अपने दिमाग में बैठा लीजिए। उत्तल लेंस है, अगर उसको अधिक अपवर्तनांक वाली प्रकृति द्रव में डालेंगे तो अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी फोकस दूरी जो वो बढ़ जाएगी और प्रकृति जो है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। उत्तल है तो अवतल की भांति व्यवहार करने लगेगा। अगला क्वेश्चन है, किसी लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र लिखिए तथा प्रतीकों के अर्थ बताइए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 5 नंबर में पूछा था आपसे कि मतलब लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र लिखिए और प्रतीकों का अर्थ बताइए। आप इसमें आपसे डेरिवेशन नहीं पूछी जाती, केवल आपसे पूछा जाता है न्यूटन का सूत्र बताइए और जितने भी प्रतीक हैं, यानी जितने भी उसमें नंबर्स हैं, ठीक है, जितने भी उनमें वेरिएबल्स हैं उन सबकी जो है वो प्रतीकों का अर्थ आपको बताना है। तो आप बताएंगे लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का जो सूत्र है वो है एक्स एक्स डैश इक्वल टू एफ एफ डैश, ठीक है। तो ये हमारा न्यूटन का सूत्र है लेंस के लिए। तो यहाँ पर सबका अर्थ बताना है आपको। एक्स डैश का मतलब क्या है, लेंस के प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी, ठीक है। एक्स क्या है, लेंस की द्वितीय फोकस से वस्तु की दूरी। और एफ व एफ डैश क्या है, लेंस की प्रथम व द्वितीय फोकस दूरी, ठीक है। इतना आपको अर्थ बताना है। ये 5 नंबर आपको फोकट के मिल जाएंगे, ये समझ लीजिए, ठीक। 5 नंबर में पूछा सकता है, हो सकता है लघु में पूछ लें आपसे। तो बस आपको करना कुछ नहीं, इतना ही सा आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका, किसी लेंस की फोकस दूरी किन किन बातों पर निर्भर करती है, ठीक है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आप उत्तर बताएंगे क्योंकि आपसे पूछा रहा है केवल लेंस की फोकस दूरी। तो इसका उत्तर आप बताएंगे, केवल आपसे पूछा रहा है कि लेंस की फोकस दूरी किन किन बातों पर निर्भर करती है, यानी कि आपको लेंस का आपका सूत्र याद होना चाहिए, ठीक है। लेंस की जो फोकस दूरी उसका आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए जो कि हमारे पास ये लिखा हुआ है, ठीक है। क्या है फॉर्मूला हम बताएंगे। इसके लिए अपवर्तन का जो सूत्र है वो क्या है, 1/f इक्वल टू n-1, फिर ब्रैकेट में है 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। ये स्मॉल एफ है फोकस दूरी के लिए और n है हमारा अपवर्तनांक, r1 और r2 क्या है हमारे, r1 r2 क्या हमारे वक्रता त्रिज्या है, ठीक है। तो ये हमारा लेंस का फोकस दूरी के लिए सूत्र है। नीचे आप बताएंगे लेंस की फोकस दूरी लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याओं तथा लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक तथा प्रकाश के रंग पर निर्भर करती है, ठीक है। इस तरह से आपको अपना आंसर देना है। फिर अगला क्वेश्चन है, तरंगाग्र को परिभाषित कीजिए। तरंगाग्र क्या होता है, इसमें आपको बताना है कि किसी माध्यम में समान कला की स्थिति में रहने वाले कणों को स्पर्श करने वाली काल्पनिक सतह को तरंगाग्र कहते हैं। किसी माध्यम में, कोई भी हमारा मीडियम होगा उससे हमको मतलब नहीं, लेकिन किसी भी माध्यम में कोई ना कोई तो मीडियम होगा, चाहे वो एयर का हो, चाहे वो वाटर का हो, चाहे वो ग्लास का हो। समान कला की स्थिति में रहने वाले कणों को स्पर्श करने वाली काल्पनिक सतह को तरंगाग्र कहते हैं, ठीक है। ये भी आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करके रख लीजिए, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है, कला संबद्ध स्रोतों से आप क्या समझते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं आपसे सेट में पूछ लिया जाता है। 2006, 7, 10, 16, 19 और 22 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें आप बताएंगे ऐसे स्रोत जिनके बीच कलांतर समय के साथ नियत रहता है, यानी कांस्टेंट रहता है, समय के साथ परिवर्तित नहीं होता है, उन्हें हम लोग कला संबद्ध स्रोत कहते हैं या वह कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं। दो कला संबद्ध स्रोतों से अस्थायी व्यतिकरण प्राप्त होता है। जो दो हमारे कला संबद्ध स्रोत होते हैं, अगर उन लोगों को कंबाइन कर दिया जाए, उन लोगों को मिला दिया जाए तो उनको परमानेंट स्थायी व्यतिकरण प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, उन घटनाओं का उल्लेख कीजिए जिनसे प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि होती है। ऐसी आपको घटनाओं के बारे में बताना है जिससे प्रकाश तरंग की प्रकृति की पुष्टि होती है। तो आप बताएंगे केवल और केवल, आप इसमें आपको बताना है केवल और केवल व्यतिकरण और ध्रुवण। ठीक है, व्यतिकरण और ध्रुवण ये दो हमारी ऐसी क्रियाएं हैं जिनके द्वारा प्रकाश की तरंग की प्रकृति की पुष्टि होती है। ऐसी हमारी दो घटनाएं हैं। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश की ध्रुवण घटना से प्रकाश तरंगों की किस विशेष प्रकृति का प्रमाण मिलता है। जो प्रकाश का ध्रुवण होता है, हमारी दो घटनाएं होती हैं, भी आपको मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया, व्यतिकरण और ध्रुवण। तो जो हमारी ध्रुवण घटना होती है वो उसके मतलब उस तो जो हमारी ध्रुवण घटना होती है उससे प्रकाश के तरंगों की किस विशेष प्रकृति का प्रमाण मिलता है। तो आप बताएंगे प्रकाश का ध्रुवण प्रकाश तरंगों की अनुप्रस्थ प्रवृत्ति की पुष्टि करता है। प्रकाश जो ध्रुवण होता है वो किसके द्वारा होता है, प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रवृत्ति की पुष्टि करता है। ठीक है, अनुप्रस्थ तरंगों की। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश में विवर्तन के लिए आवश्यक शर्त क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल लीजिए इसको, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी भी आपसे पूछा सकता है कि प्रकाश में जो विवर्तन है उसके लिए आवश्यक शर्त क्या है। तो आप बताएंगे प्रकाश में विवर्तन के लिए अवरोध का आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए। जो हमारा अवरोध है, जो हमारा डिस्ट्रैक्शन है, ठीक है, उसका जो है वो आकार जो है प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए। उसका जो साइज है वो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की कोटि का होने चाहिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपके बुक के ऐसे क्वेश्चन थे जो कि हर साल आपके पेपर में कहीं ना कहीं आते हैं। देखिए पेपर के आपके होते हैं टोटल 7 सेट। ठीक है, इन 7 सेटों में ये जितने भी मैंने आज क्वेश्चन बताए हैं आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो इसलिए इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इनको कहीं तरीके से नोट कर लीजिए। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। और अगर चैनल पर नया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स की भी हेल्प हो सके। तो फ्रेंड बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।